हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज ये जो हमारा है ये थर्ड लेक्चर होने वाला है हमारा, जो हमारी आरआरबी जेई सीबीटी 2 की जो टेक्निकल की सीरीज़ हम स्टार्ट की है पीवाईक्यू की, उसका थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड में हमने 25-25 क्वेश्चन करके ऐसे 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे और उनके साथ साथ उनकी क्या क्या उनके कंसेप्ट थे वो भी डिस्कस करें। तो आज जो है थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक के। ये जो पेपर है हमारा 22/4/2025 का है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप ये वॉच कीजिए तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू मैग्नेटिक पाथ बी ई एंड बी सी ई डी। ये हमारा बी ई है और एक बी सी ई डी है। तो ये दो पैरेलल पाथ है, फॉर्म अ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। द एम्पियर टर्न रिक्वायर फॉर दिस पैरेलल पाथ पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू किस, ये जो एम्पियर टर्न है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है हमारे रजिस्टर्स वाला, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में पैरेलल में जब कोई लगा है पैरेलल में होता है तो वो मैग्नेटिक सर्किट में वहाँ पर एमएमएफ सेम होता है। अब एमएमएफ क्या होता है आपका, एमएमएफ बराबर से आपका होता है एन इंटू आई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एमएमएफ बैलेंस में आपने एमएमएफ यहाँ पर लगाया वो किस दोनों में से किसके इक्वल होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चूंकि क्या है पैरेलल पाथ, यहाँ से जो भी फ्लक्स आ रहा है वो दो पार्ट में चले जा रहा है हमारा। ये φ1 जो है वो φ1 प्लस φ2 में दो पार्ट में जा रहा है, तो पैरेलली डिवाइड हो रहा है। अगर फ्लक्स सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे सीरीज में, अगर फ्लक्स हमारा डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में। तो यहाँ पर किसके बराबर होंगे ये एम्पियर टर्न्स, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन देखते हैं, इनवर्स ऑफ एम्पियर टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर बी, तो ये भी गलत है हमारा। एम्पियर टर्न्स रिक्वायर्ड फॉर एनी वन ऑफ द पाथ। ठीक है, तो दोनों पाथ में से चूंकि पैरेलल है और पैरेलल में क्या हमारा एमएमएफ सेम होता है, तो या तो इसका एमएमएफ या तो इसका एमएमएफ निकाल लो, तो वो किसी के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंटरनल फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या कौन सा कॉमन एक इंटरनल फॉल्ट है। तो पहला इसमें बोला हाई पावर फैक्टर लीडिंग टू ओवर हीटिंग, गलत है। बी एक्सेसिव कूलिंग सिस्टम एफिशिएंसी, ये भी गलत है। ओवर हीटिंग ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक बार बार थोड़ी आती है हमारी, और ये तो एक्सटर्नल काइंड ऑफ फॉल्ट हो गया हमारा। वाइंडिंग इंटर टर्न शॉर्ट सर्किट, तो ये हमारा है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो मेजर फॉल्ट हमारा होता है इंटरनल फॉल्ट में, वो होता है हमारा वाइंडिंग एक दूसरे से चिपक जाती है। क्या है कि वाइंडिंग के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, इंसुलेशन लगा है। ज़्यादा हीट होंगी, जैसे ही उसका इंसुलेशन खराब होगा, दो टर्न्स आपस में अगर चिपक गए तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। और एक और चीज़ याद रखना है, बुकोल्स रिले जो रहता है वो हमारा ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट्स के लिए हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंटरनल फॉल्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर में क्या लगा रहता है, तो बुकोल्स रिले रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्टिव पावर इन एसी सर्किट इज इनकरेक्ट। कौन सा एक्टिव पावर के रिगार्डिंग हमारा इनकरेक्ट है। एक्टिव पावर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पावर फैक्टर, एक्टिव पावर इज रियल पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट, ये भी सही है। एक्टिव इंक्रीजेज विद पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के साथ एक्टिव पावर हमारी बढ़ती है। एक्टिव पावर इज गिवन बाय पी वी आई साइन फाई, तो ये गलत है। जो हमारा एक्टिव पावर का फॉर्मूला है पी बराबरी से हम लिखते हैं वी आई कॉस फाई, ये जो हमारा है पावर फैक्टर है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एक्टिव पावर भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है हमारा। एक्टिव पावर रियल कंज्यूम्ड बाय सर्किट, तो वो पावर जो हमारी रियल में कंज्यूम्ड होती है बाय सर्किट वही हमारी एक्टिव पावर होती है। और इसका फॉर्मूला वी आई कॉस फाई, ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका है, रिएक्टिव पावर का है। और उसका द यूनिट ऑफ एक्टिव पावर इज वॉट, तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, वॉट होती है। तो ये है इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, which type of transformer is best suited for application that require a low leakage reactance। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप और लैमिनेटेड टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। इस सेल टाइप ट्रांसफार्मर का मेजर एडवांटेज ये है कि इसमें लीकेज फ्लक्स हमारा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कोर टाइप और ये हमारा सेल टाइप। कोर टाइप में क्या करते हैं हम, ये लिम्स के ऊपर वाइंडिंग करते हैं, और सेल टाइप में हम यहाँ पर जो अंदर वाली लिम्स है एक सेंट्रल लिम्ब उसी पर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग एक के ऊपर एक हमारी रहती है। तो ये क्या है, यहाँ पर लीकेज फ्लक्स इसका कम होता है, लेकिन यहाँ पर आपने वाइंडिंग करी फिर यहाँ से घूम के जाएगा तो यहाँ पर लीकेज ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें लीकेज ज़्यादा रहता है, इसमें लीकेज कम रहता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम हमारे लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कूलिंग अच्छी है। तो हाई पावर जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसके लिए हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और जो लो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो सेल टाइप होते हैं। इसमें क्या है, लीकेज की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग इसके ऊपर करते हैं, एलवी के ऊपर एचवी लपेट देते हैं। तो ये सब आप पॉइंट्स इसमें याद रख सकते हो।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेल टाइप है। जो छोटे वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो हमारे सेल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी, फॉर सिंपल फिक्स बायस बीजेटी इन कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर, बेस रेजिस्टेंस आरबी, कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी एंड सप्लाई वीसीसी, द बेस करंट खालिस्तान विथ इंक्रीज इन आरबी एंड द एमिटर करंट खालिस्तान। तो ये बता रहा है कि अगर आरबी को हम इंक्रीज करेंगे तो आईबी और आई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, और चूंकि यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमारी करंट जा रही है आईबी और ये हमारा प्लस माइनस वीबी। तो यहाँ पर अगर हम केवीएल लगाए तो हमको क्या मिलेगा, वीसीसी बराबर इसे हमारा निकलेगा आईबी आरबी प्लस वीबीई, और यहाँ से हम अगर आईबी देखें तो क्या आएगी हमारी वीसीसी माइनस वीबीसी अपॉन आरबी। तो एक इक्वेशन ये आ गई। और ट्रांजिस्टर में हमको पता है वी नो क्या, जो हमारी इमिटर करंट होती है वही हमारी क्या होती है, बेस करंट प्लस आईसी। ठीक है, और हमको पता है आईसी बराबर से क्या होता है, बीटा इंटू आई बी। ये बीटा हमारा जो है करंट गेन है, तो यहाँ से हम लिख देंगे आई बी, स्मॉल लिया तो स्मॉल कर देगा, आई बी प्लस बीटा इंटू आई बी। यहाँ से हमारा आई बी कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस बीटा। चूँकि बीटा हमारा क्या रहता है, ट्रांजिस्टर का फिक्स रहता है, तो यहाँ पर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई बी के, और यहाँ पर आई बी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर बी के। तो जैसे जैसे ये जो आर बी है हमारा बढ़ेगा तो आई बी की वैल्यू क्या होंगी हमारी, कम होंगी। अगर आई बी वैल्यू कम होगा तो आई बी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। जैसे आर बी बढ़ेगा तो आई बी भी डिक्रीज होंगी और आई ई भी डिक्रीज होंगी। ठीक है, तो दोनों में डिक्रीज आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दोनों करंट क्या होंगी, आर बी के इंक्रीज के साथ डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज जनरेटर इन डीसी वेल्डिंग मशीन। तो डीसी वेल्डिंग मशीन में हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं ये हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है, और इसमें भी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल टाइप का करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, वोल्टेज इसका मतलब लोड इस पर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ती है इसका वोल्टेज क्या होता है, कम होते जाता है, जिसके कारण इसकी जो पावर है हमारी वो कांस्टेंट रहेगी और आपका जो आर्क इस्टेब्लिश में है वो हेल्प करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है, कंपाउंड जनरेटर इसका है। ठीक है, बाकी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हमारा इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जहाँ पर भी कांस्टेंट वोल्टेज आपको चाहिए, जैसे बैटरी चार्जर वगैरह हो गया, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, शंट जनरेटर का। जैसे सीरीज जनरेटर है तो इसमें क्या है कि सीरीज फ्लक्स, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा फ्लक्स भी बढ़ेगा और वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो बूस्टर सर्किट वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखा हमने क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू एंड रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय। किस मटेरियल से देते हैं, तो हमारा जो परमेबिलिटी होता है कि तो म्यू बराबरी से हम लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये हमारी म्यू आर बराबर से होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, मीडियम की परमेबिलिटी बटे एयर और वैक्यूम की परमेबिलिटी। तो ये होता है म्यू अपॉन म्यू आर। तो म्यू आर बराबरी से हमारा म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, और इसमें से आप ये भी याद रखें, परमेबिलिटी मतलब मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो हमको बताएगी कितना इजीली हमारा फ्लक्स फ्लो हो सकता है। अगर जिस मटेरियल की परमेबिलिटी हाई होगी उसमें रिलक्टेंस उसका क्या होगा, आपका कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस क्या होता है, या तो इसको एस से शो करते हैं, एस बराबरी से हम लिखते हैं एल अपॉन म्यू ए। तो ये दिख रहा है म्यू जितना ज़्यादा होगा रिलक्टेंस उतना कम होगा। रिलक्टेंस मतलब फ्लक्स के पाथ में रुकावट क्या होगी, हमारी रिलक्टेंस होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा सही है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। नेक्स्ट है हमारा इफ द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ रेजोनेंट सीरीज सर्किट इंक्रीजेज देन व्हाट हैपन्स टू द वोल्टेज मैग्निफिकेशन। वोल्टेज मैग्निफिकेशन सीरीज आरएलसी सर्किट हमने देखा, सीरीज आरएलसी में क्या होता है, जब ये रेजोनेंस कंडीशन में होता है हमारा, तो इसके जो अक्रॉस वोल्टेज है वी और वी सी, तो वी हमारा हो जाता है ये जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वी, इससे क्यू टाइम्स हो जाता है, तो क्यू इंटू वी हो जाएगा, और वी सी बराबरी से हमारा हो जाएगा माइनस क्यू इंटू वी। ठीक है, तो ये दोनों होता है हमारा, दोनों सेम रहेंगे लेकिन पोलैरिटी अलग लगेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हमारे कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारा Q बढ़ेगा तो हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस मैग्निफिकेशन वोल्टेज, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसी को मैग्निफिकेशन वोल्टेज बोलते हैं, वो क्या होगा, अगर Q बढ़ेगा तो वोल्टेज भी हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आप पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल मोटर एग्जिबिट्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क ड्यू टू। तो यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर एक एसी सीरीज मोटर है। जैसे हमने डीसी सीरीज मोटर देखा था, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगी रहती है, और इनके जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई का स्क्वायर बिफोर सैचुरेशन। ठीक है, तो आई के स्क्वायर क्या है, तो थोड़ी सी करंट में आपको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो डीसी सीरीज मोटर में एक एडवांटेज था कि उसका टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए हाई ट्रैक्शन जो वर्क होता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाले जितने भी लोड्स होंगे वहाँ पर हम डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करेंगे। तो वही हमने क्या किया, डीसी सीरीज मोटर का मॉडिफिकेशन करके हमने क्या बना दिया, एसी मोटर बना दिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मोटर, जो कि एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। ठीक है, तो इसके भी मेन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसका भी जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसका, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग, परमानेंट मैग्नेट स्टेटर शंट वाइंडिंग यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाता है सीरीज कनेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग। तो स्टेटर और रोटर वाइंडिंग दोनों क्या में रहती है, हमारी सीरीज में रहती है, इसीलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत हाई होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डज अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कंपेयर टू शेडेड पोल मोटर इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। तो सीधी सी बात है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हम मेन वाइंडिंग और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग उनके बीच का एंगल हम क्या रख सकते हैं, हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, बट जो सैडेड पोल मोटर होती है उसमें हमको स्टार्टिंग टॉर्क इसका बहुत कम मिलता है ना। स्प्लिट फेज मोटर है हाइयर स्टार्टिंग टॉर्क, तो बी ऑप्शन इसका सही है कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन बायोमास पावर प्लांट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कंबशन गैसिफिकेशन चैम्बर। तो बायोमास जो प्लांट होता है उसमें कंबशन चैम्बर का क्या काम होता है, टू कूल डाउन द सिस्टम आफ्टर द पावर जनरेशन, बी टू स्टोर बायोमास फॉर फ्यूचर, टू बर्न बायोमास और कन्वर्ट इनटू सिनगैस फॉर एनर्जी जनरेशन, टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड। कंबशन चैम्बर नाम से ही क्लियर है यार, कंबशन करेंगे उसमें, तो जो भी हमारी बायोमास गैस होगी उससे, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी गोबर ओबर लाएंगे, लकड़ी है हमारा, जो भी घर से बाहर निकला कचरा वचरा है, घर से निकला खाना वाना है हमारा जो ख़राब हो गया, उसको सब, उससे जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कंबशन करते हैं, और उसका यूज़ हम करते हैं बायोमास में। ठीक है, बायोमास प्लांट में। तो यहाँ पर कंबशन चैम्बर में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के साथ उसको मिलाते हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन यहाँ पर रहेगी, और इसको हम ये गैस जो मिल रही है हमको उसको बर्न करेंगे और पानी गर्म करेंगे, और जैसे स्टीम प्लांट में होता है पानी गर्म करके हम स्टीम बनाएंगे और उससे टरबाइन को चलाएंगे। तो यही यहाँ पर भी यही होता है। तो यहाँ पर कंबशन चैम्बर का काम क्या है, टू बर्न बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट है, अ कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ डिफरेंट परमेबिलिटी आर जॉइंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, द टोटल रिलक्टेंसेस। क्या बोल रहा है कि 3 मटेरियल आपका डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कोर मटेरियल है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया, तीनों है। अगर आपने यहाँ पर कुछ लगा दिया तो MMF लगाया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टोटल रिलक्टेंस क्या होगा, तो इसका मान लो रिलक्टेंस 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। जैसे सीरीज़ में रजिस्टर हमारे ऐड होते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में अगर ये सीरीज़ में हमारा सर्किट है तो इसके रिलक्टेंस क्या हो गए, सम हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सम ऑफ रिलक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मैग्नेटिक सर्किट में जितने भी हमारे रिलक्टेंस अगर सीरीज़ में है तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इक्विवेलेंट रिलक्टेंस हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो उसका म्यू अलग होगा, और म्यू अलग होगा तो रिलक्टेंस हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट रिलक्टेंस का सम कर देंगे तो हमको टोटल रिलक्टेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वाई इज एन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाटमीटर यूज एज अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी। इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, 2 कॉइल हमारे पास होती है, एक होती है हमारी फिक्स कॉइल, एक होती है हमारी मूविंग कॉइल। तो हम फिक्स कॉइल को क्या करते हैं, 1 और फिक्स कॉइल 2, और यहाँ पर एक मूविंग कॉइल रहेगी, वो मूविंग कॉइल के साथ पॉइंटर हमारा जुड़ा रहता है, और ठीक है, तो ये हमारा बना आता है मूविंग कॉइल। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसकी मेजर जो एडवांटेज है ये है हमारा, इसको हम ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोलते हैं कि हम इसको डीसी पे कैलिब्रेट करके एसी में यूज़ कर सकते हैं। तो एक इसका एडवांटेज ये है, दूसरा है इसकी एक्यूरेसी हाई है, और इसका यूज़ जनरली हम पावर मेजरमेंट में करते हैं एज अ वाटमीटर। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज़ हम लेबोरेटरी या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर करते हैं। इट्स हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाई डज केल्विन लॉ गिव डिफरेंट कंडक्टर साइज फॉर डिफरेंट आइडेंटिकल सिस्टम। ये क्या हो रहा है, केल्विन का नियम है जो डिफरेंट साइज ऑफ कंडक्टर देता है आइडेंटिकल सिस्टम, एक ही सिस्टम में डिफरेंट साइज आपको देगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका जो मेजर कारण है हमारा कि जो केल्विन लॉ क्या होता है वो सबसे पहले देखते हैं। इट सेज दैट द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज, जो सबसे इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज होगा कब अचीव करेंगे हम, जब एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना भी हमारा कैपिटल इन्वेस्ट किया उसमें जितना एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है और जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है वो किसके बराबर हो, I² R के बराबर हो, जितने हमारे एनर्जी लॉसेस है। तो दोनों के बराबर जब होगा तभी हमको क्या मिलेगा, हमारा इकोनॉमिकल साइज मिलेगा। और ये जो डेप्रिसिएशन है और हमारा एनुअल इंटरेस्ट है ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, इसीलिए सेम सिस्टम के लिए आपको जो है साइज अलग अलग मिलेगा। तो ये इसका मेजर कारण है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है इसमें, बिकॉज इलेक्ट्रिकल लोड इज डिफरेंट है, बोथ सिस्टम गलत है, ड्यू टू वेरिएशन इंटरेस्ट रेट्स, डेप्रिसिएशन, एनर्जी कॉस्ट। ये हमारा बी ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन और एनर्जी कॉस्ट क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है, इसीलिए ये हमारा चेंज होता है। एक आइडेंटिकल सिस्टम के लिए केल्विन के द्वारा कंडक्टर का साइज अलग अलग हमको बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक सर्किट फ्रिंजिंग कैन बी मिनिमाइज बाय। अब फ्रिंजिंग होता क्या है मैग्नेटिक सर्किट में, वो देखो, जैसे एक मैग्नेटिक सर्किट लिया, यहाँ पर हमारा कुछ एयर गैप है, तो क्या होता है फ्लक्स को जाना चाहिए इसी पास से, लेकिन ये फ्लक्स क्या हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है ना। तो ये फैल गया हमारा फ्लक्स, तो इस फ्लक्स को बोलते हैं फ्रिंजिंग फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग फ्लक्स, है ना। और फ्रिंजिंग फ्लक्स को कैसे कम कर सकते हैं, एयर गैप का साइज कम करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्या, रिड्यूसिंग द एयर गैप। ठीक है, तो एयर गैप जितना कम होगा या फ्रिंजिंग उतनी कम होंगी हमारी, तो जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतनी ज़्यादा हमारी फ्रिंजिंग होगी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स दैट प्रोवाइड 6.8 जूल फॉर एवरी मिली कूलम ऑफ चार्ज दैट इट डिलीवर्स। हमको क्या वोल्टेज निकालना है, गिवन है हमारा, गिवन है हमको एनर्जी दिया है 6.8 जूल और क्यू कितना दिया है, 1 मिली कूलम। ठीक है, तो हमको पता है वोल्ट बराबरी से क्या होता है, W/Q, फॉर्मूला हमारा हो जाता है। तो V बराबरी से लिखेंगे हम 6.8 डिवाइडेड बाय 1 मिली मतलब 10 की घात -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, और ये हो जाएगा 6.8 किलो वोल्ट। ठीक है, तो V कितना आ रहा है, 6.8 kV। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 6.8 kV। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का करना है तो कौन कौन सी कंडीशन आपको पता है ना। तो सबसे पहले हमको पता है जो पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन है कि इनका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो इसका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, इनका रेशो सेम होना चाहिए, है ना। पोलैरिटी इसकी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर हमको डिफरेंट क्या दिख रहा है, सेम पर यूनिट इंपेडेंस होना चाहिए, ये भी सही है। सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, ये भी सही है। सेम कोर मटेरियल, ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और सेम पोलैरिटी तो होना ही होना चाहिए। अगर पोलैरिटी आपने डिफरेंट करी तो क्या होगा, आपकी सर्कुलेटिंग करंट की प्रॉब्लम आएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द टोटल कलेक्टर करंट फॉर बीजेटी ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन इज गिवन बाय द रिलेशन खालिस्तान एंड द लीकेज करंट कंपोनेंट इज। ठीक है, तो बीजेटी किस में काम कर रहा है, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, NPN। ठीक है, और यहाँ से हमने ये हमारा हो जाता है इमीटर बेस कलेक्टर, और इसको अगर हमको एक्टिव रीजन में कराना है तो जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड में रहेगा, फॉरवर्ड बायस, और ये जो रहेगा रिवर्स बायस में रखना है। तो ये N है, तो इसको मेरे को काय में रखना है, फॉरवर्ड में, तो यहाँ नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव। इसको हमको काय में रखना है, रिवर्स में रखना है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव से हम जोड़ेंगे ये। अभी यहाँ पर जो हमारी करंट फ्लो होंगी IC, तो IC किस किस के कारण होंगी, तो चूंकि जो रिवर्स बायस है उसमें रिवर्स बायस में हमारी स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होती है, वो किसके कारण होती है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। और फॉरवर्ड बायस में किसके कारण होती है, हमारी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो जो हमारी टोटल IC होंगी वो क्या होंगी, हमारी IC मेजॉरिटी और ICO माइनॉरिटी कैरियर कंपोनेंट। तो हमारे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, IC बराबर से IC मेजॉरिटी प्लस ICO माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट हम व्हाट इज द की फैक्टर इन इंस्टॉलेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग के इंस्टॉलेशन और कॉस्टिंग के लिए क्या की फैक्टर है। इग्नोरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, गलत।
इंश्योरिंग कंप्लायंस विद इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट, तो ये हमारा बी ऑप्शन नंबर इसका सही है। बाकी क्या है, फैक्ट फोकसिंग ओनली ऑन डेकोरेटिव लाइटिंग एंड एस्थेटिक्स गलत है, एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हमको ऑप्शन पढ़ के इसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे मेन क्या है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लाइट सोर्स इन मॉडर्न स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन। स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन में हम फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो हमारे ट्यूबलाइट वगैरह वो तो यूज़ नहीं करते, कैंडल तो जलाएंगे नहीं भैया, कहाँ से देगा, घर के अंदर रोशनी नहीं देता तो बाहर कहाँ दे देगा। सी हमारा इनकैंडिसेंट लैम्प, ये भी नहीं लगाते हैं। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प लगा, हाई प्रेशर सोडियम लैम्प हम यूज़ करते हैं किसके लिए, लाइटिंग सोर्स और मॉडर्न स्ट्रीट लाइट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी का एडवांटेज क्या नहीं है बोला है, सुटेबल फॉर एसी एंड डीसी मेजरमेंट। भैया पीएमएमसी जो है वो ओनली डीसी मेजर करती है, ना कि एसी। ठीक है, इसकी स्केल कैसी होती है, लीनियर होती है। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पीएमएमसी के बारे में। तो इसकी स्केल लीनियर होती है, सही बात है। हाई एक्यूरेसी, हाईली एक्यूरेट होती है डीसी मेजरमेंट के लिए, और लो पावर कंजप्शन होता है इसका। ठीक है, क्योंकि इसका टॉर्क वेट रेशियो हमारा बहुत कम होता है, इसका एनर्जी कंजप्शन जो है बहुत कम होता है। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्या बोल रहा है कि नॉट एन एडवांटेज, तो ये एडवांटेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डीसी मेजर करता है। नेक्स्ट हमारा, स्ट्रे लोड लॉसेस इन सिंक्रोनस मोटर आर कॉज्ड बाय। स्ट्रे लोड लॉसेस क्या होता है, स्ट्रे मतलब भटका हुआ। ठीक है, तो जो फ्लक्स हमारा, हमको जो मेन फ्लक्स हमारे है वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, तो वो अगर कुछ भी हमारे लॉसेस उत्पन्न करेगा तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रे लॉसेस। अभी यहाँ पर स्ट्रे लॉसेस किसके कारण होंगे, हमारे पुअर लुब्रिकेशन बेयरिंग, ये है तो फ्रिक्शन लॉस के लिए करते हैं। एक्सेसिव फील्ड एक्साइटेशन, ये भी नहीं है। लीकेज फ्लक्स एंड हार्मोनिक इफेक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा सी, इसका सही होगा। लीकेज फ्लक्स के कारण हमारा क्या होंगे, स्ट्रे लॉसेस होंगे। ठीक है, और हार्मोनिक्स का इफेक्ट आएगा तो उससे भी हमारे लॉसेस होंगे, और ऐसे लॉसेस को हम पता नहीं कर सकते ना, तो ये हमारे स्ट्रे लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इन लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ द एंगल थीटा इज मेजर्ड बिटवीन, है ना। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है, लॉ रिलेट्स लाइट इंटेंसिटी ऑन सरफेस टू द एंगल इंसिडेंस गाइडिंग लाइट डिजाइन रेंडरिंग एंड फोटोमेट्रिक एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये थीटा किसके बीच है, आपका जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, उसके बीच का एंगल हमारा है। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूटर 2 किलोमीटर लॉन्ग हैज अ लाइन इंपेडेंस 0.2 प्लस 0.3 जे ओम पर किलोमीटर। ठीक है, तो इंपेडेंस कितना दिया आपको पर किलोमीटर, 0.2 प्लस जे 0.3 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, सप्लाइड अ लोड एट द फार एंड वेयर द वोल्टेज VB इज 100 वोल्ट एंड यहाँ का जो वोल्टेज दिया आपका VB कितना दिया आपको, 100 वोल्ट्स दे दिया इसमें। फिर पावर फैक्टर यूनिटी दिया है यहाँ पर, करंट कितनी जा रही है हमारे पास 100 एम्पियर, पावर फैक्टर यूनिटी। एडिशनली लोड ऑफ 100 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग इज कनेक्टेड एट इट्स मिडिल पॉइंट। ये जो मिडिल पॉइंट है उससे हमने एक लोड कनेक्ट करा दिया। ये लोड कितनी करंट हमारी ले रहा है, 100 एम्पियर, और इसका जो पावर फैक्टर है वो कितना है, 0.8 है। तो हमको क्या बोल रहा है कि जो मिडिल में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमको कैलकुलेट कराना है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सबसे पहले हमको पता है VM बराबरी से होगा इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, तो VB प्लस VMB। ठीक है, तो VB प्लस VMB से हमको करना है। तो VB हमको कितना दिया है, 100 वोल्ट, और VMB हमको निकालना है। तो VMB क्या होगा, VMB वोल्टेज ड्रॉप होगा इस लाइन में, और इसका इंपेडेंस कितना देखे रखा, 0.3 प्लस J 0.5, 0.3 प्लस J 0.3, और यहाँ पर जो पावर फैक्टर कितना दिया यूनिटी, तो करंट जो होंगी हमारी क्या होगी, 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो इसके में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 30 प्लस J 30, ठीक है, वोल्ट। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा 30 है, 2 है यहाँ पर, सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 20 प्लस J 30 वोल्ट्स। तो यहाँ से हम इसमें इक्वेशन में रख देंगे, तो VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस VMB का कितना निकल के आया, 20 प्लस J 30, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 120 प्लस J 30 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये VM आपका आ जाएगा। तो VM की वैल्यू आपकी कितनी आ रही, 120 प्लस J 30, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है।
तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको डील करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, KVL लगा के वोल्टेज देखना है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अगर यहाँ का वोल्टेज बोल देगा तो क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज प्लस यहाँ का ड्रॉप, तो वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्लोज फीडर रिंग इन एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है हमारा, उसमें क्लोज फीडर का काम क्या है ना, क्या पर्पस होता है उसका। तो ये क्लोज फीडर का काम क्या है कि पूरा एक क्लोज पाथ हमको बना के देता है ना। तो ये है रिड्यूस वोल्टेज स्टेबिलिटी, गलत है। टू प्रिवेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गलत। टू डिस्कनेक्ट सबस्टेशन फ्रॉम ईच अदर, गलत है। टू क्रिएट अ लूप्ड पावर सप्लाई नेटवर्क, एक लूप पावर सप्लाई हमको बनाना है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आज हमने देखे 25 क्वेश्चन और कैसे हर एक क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने समझने की कोशिश करी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप बाकी के 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।